एज अ प्रोड्यूसर एक कंटेंट आता है तो कि क्या सोच के आपने दिल तो दीवाना पे पैसा लगाया? आज की जैसे यूथ के हिसाब से आज यूथ की फिल्में चल रही हैं, 3 बॉयज 3 गर्ल्स, फिर उनका आपस में प्यार, फिर झगड़ा, उसके बाद प्रूफ करना अपने पेरेंट्स को कि ये जो भी मेरी लाइफ पार्टनर है वो मेरे लिए बनी है। तो अपने यूथ के ऊपर फिल्म बनाई है बेसिकली, 18 साल से 25 साल के टीनेजर्स को देखते हुए। रिलेवेंट मानते हैं, मतलब आज का भी समाज कहीं ना कहीं पीछे के दौरों को देखता है और नहीं चाहता है ये सब चीजें पर्दे पे। अगर पेरेंट्स देखें तो ये सब चीजें नहीं देखना चाहते अगर देखा जाए तो उस तरह से आप किसको, या आप खुद पर्सनली अगर ये आपके जीवन में ये घटना होती तो आप कहाँ तक एक्सेप्ट करते? हमने बेसिकली ये दिखाया है कि पेरेंट्स आज भी उसी में उलझे हुए हैं कि ये किसी कौन सी कास्ट है। जैसे कि आज रिलीजियस के अंदर ले लीजिए आप, जो आज मुस्लिम कम्युनिटी है या जो पंजाबी, उसमें भी लोगों ने अपने शाही सुन्नी का चक्कर बना रखा है। तो पेरेंट्स अभी भी समझा रहे हैं अपने बच्चों को कि भैया तुम लोग इसी धर्म से शादी करो, इससे ना करो। और पेरेंट्स और जो हमारा जो हीरो है, जो भी हीरोइंस हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली किया है कि लव ब्रेक बैरियर्स, यानी कि उनके लिए कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए किसी से लगाव इंपॉर्टेंट है। तो उसको उन्होंने किया और आज के जीवन में हर जगह हो रहा है। ये तो है नहीं कि सिर्फ ये हमारे फिल्म में दिखाया गया, हर जगह हो ही रहा है। तो हिंदू मुस्लिम की कहानी है कुछ इस तरह की? बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें। एक फैमिली है मुस्लिम, एक फैमिली है सिख और एक फैमिली है हिंदू फैमिली। और जो तीनों फैमिलीज हैं वो माइग्रेट कर रही है, मलेशिया में रहती हैं, और वो अपने बच्चों से समझा रही हैं कि बच्चों शादी करना, प्यार करना, लेकिन हमारे धर्म में ही करना। बच्चे कहते हैं ठीक है, हम तो यहाँ पैदा हुए मलेशिया में, अपने संस्कार मत तोड़ो, हम लोग हिंदुस्तान छोड़ के मलेशिया आ गए। नहीं, वो बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं ठीक है हम आपके धर्म में ही करेंगे। और उनको क्या पता था कि धर्म में भी इन्होंने कास्ट बना रखी है, शाही सुन्नी की, और सब बना रखी है। ये दिखाया गया 3 बॉयज है 3 गर्ल्स है फिल्म के अंदर। और आप अगर खुद पे ये चीज आजमाई जाए आपके साथ कि आपको कभी इस तरह का घटना अपने पर्सनल लाइफ में फेस करना पड़े तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो कि मेरी ऑलरेडी मैरिज हो गई है। नहीं, मैं एज अ गार्जियन बात कर रहा हूँ। देखिए आज के यूथ को आप रोक नहीं सकते, चाहे वो मेरी बेटी हो चाहे मेरा बेटा हो, वो भी बड़े हो जाएंगे। और अगर उनको किसी से प्यार है तो आप उनको बांधना भी गलत है। तो उनको जो चाहते हैं करने दो, मेरे ख्याल से। अच्छा, ये पूछना चाहूंगा, जो स्टार कास्ट हैं, आलोकनाथ जी हैं, जीने तमान है, फिर आपको राजा भट्ट जी हैं, इनको कन्विंस करना कितना मुश्किल था आसान था? क्योंकि ये जो फिल्म है इसमें हैदर खान इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब पहली फिल्म है उनकी। तो जब कोई ऐसी फिल्म होती है जिसमें कि एक्टर नया हो तो इतना आसान नहीं होता इतने वेटरन एक्टर्स को कन्विंस करना। बताइए कैसा एक्सपीरियंस था उनको? हम लोगों ने जाके राजा बुंदेला जी ने सबको कहानियां सुना, बब्बर जी से बात की, आलोकनाथ जी से बात की, हेमंत पांडे से बात की, सुष्मिता मुखर्जी जी से बात की, और सब हीरा तमान जी से बात की। तो बेसिकली उनको समझाया गया कि भैया सर लड़का लड़की नए जरूर हैं, लेकिन सदा जो है वो साउथ की, पता ही आपको काफी फिल्में करती है, यहाँ पे उनकी ईशा देखा फिल्म आई है। तो बेसिकली क्या है कि उन लोगों को लगा कि भाई जो सदा है वो भी नॉन एक्टर है साउथ में, हैदर जो है वो ताहिर साहब का बेटा है, तो उनको कन्विंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई हमको, बल्कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमको। यही पूछना चाहूंगा, मतलब जो माइग्रेंट का जो लाइफ होता है बहुत चैलेंजिंग होता है। आप खुद इतना एस्टेब्लिश बिजनेस है आपका, इतना सक्सेसफुल रहे हैं, आपको लगता है जरूरी है कि पैसे कमाने के लिए आपको फॉरेन कंट्री जानी पड़े और फिर वहां पे आप कुछ कर रहे हैं तभी कुछ अमेजिंग अचीवमेंट कहा जा सकता है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो हर जगह होती है, ऐसा आप नहीं कहते, बहुत इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एफर्ट पुट करते हैं। आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए मैं तो मेक इन इंडिया पे बिलीव करता हूँ, और मैं तो ये सोचता हूँ कि जो प्यार आपको आपके वतन से मिलता है वो बाहर कभी नहीं मिल सकता। लेकिन अब फिल्म की कहानी की मांग है, और फिल्म की कहानी के हिसाब से हमने यही प्रूफ किया है कि जो यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर शिफ्ट होके रह रहे हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में, वहाँ के लोगों के साथ में, और अपने बच्चों को परवरिश कैसे करनी पड़ती है और करना पड़ता है। मैं तो 100% हिंदुस्तानी हूँ, और मेरे पास तो कितना भी पैसा हो तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि घूमने घामने के लिए ठीक है बाहर, लेकिन जो अपने लोग होते हैं, जो अपनी मिट्टी है, उससे बढ़ के कोई नहीं आते। और ये पूछना चाहूंगा, बिजनेस तो आपके मतलब दुनिया भर के बिजनेस आपने खोल रखे हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग जो बिजनेस होता है आपको मालूम है प्रोड्यूसर सबसे रिस्की होता है, तो किस तरह से बैलेंस करेंगे आप इस फैक्टर को? तो ठीक कह रहे हैं आप, रिस्क तो है ही आज की लाइन में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ठीक कह रहे हो, आपकी 10% फिल्में चलती हैं, लेकिन क्या होता है कि ये कोई फिल्म बेसिकली हमने बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं बनाई। अच्छा, बेसिकली ये शुरू से मैं एक मीडिया बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली से,
मन में आया फिल्म बनानी है, और मैंने पहले इस फिल्म के लिए प्रोडक्शन हाउस में कुछ जॉब भी की है चुपचाप, और मैंने वहाँ प्रोडक्शन सीखने के बाद ये फिल्म बनाई है। और ऑलरेडी हमारा टीवी सीरियल भी चला दूरदर्शन पे, कुल की ज्योति कन्या करके। तो रिस्क फैक्टर है फिल्म में, लेकिन यह है कि जो पैशन होता है तो उसके लिए रिस्क तो, कल सुबह हम पानी पी रहे हैं इसमें भी रिस्क है, कल क्या मिला हो पता नहीं, तो रिस्क तो हर चीज में ही है। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म बना रहे हैं आप प्रोड्यूसर के तौर पे, आपको फिल्मों का शौक है तभी आप फिल्म बना रहे हैं, फिल्म के लिए बहुत पैशनेट है, कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट तो होगा दिमाग में आपके कि हाँ इस तरह की फिल्म बनाऊंगा, लार्जर देन लाइफ, जैसे मान लीजिए बाजीराव मस्तान की बात कर लें, किस स्टार कास्ट को लेकर बनाना चाहेंगे, कौन से सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे बेसिकली अगर देखा जाए तो? देखिए कुछ हमारे एक दो मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, हमारे 2 फिल्में भी फ्लोर पे जाने वाली हैं, लेकिन वो बड़े कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आज मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, लेकिन वो है इंटरनेशनल। नहीं, उस प्रोजेक्ट्स के बारे में आप नहीं बताइए, कोई बात नहीं, मैं ये कर रहा हूँ मतलब प्रोड्यूसर के तौर पे क्या चाहेंगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप ज्यादा फाइनेंस करें या प्रोड्यूस करें, या फिर आप किस स्टार कास्ट को लेकर फिल्म बनाना चाहेंगे? मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं आज देखे तो, नए हैं पुराने हैं। देखिए मैं तो आज ये आपको कह नहीं सकता कि मैं किसके साथ बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, लेकिन अभी इतना जरूर कह रहा हूँ कि 2 फिल्में पाइपलाइन पे हैं, उस पर कहानी पे काम चल रहा है, तो मैं आपको जल्दी बता पाऊंगा। अभी मैं आपको इसके बारे में कोई डिटेल तो कम से कम एक इतना डिस्कस करके वो जो फिल्म बनाने वो के नए स्टार कास्ट होंगे या उसमें कोई एस्टेब्लिश नेम होगा? नए लोग भी हैं और एस्टेब्लिश लोग भी हैं। अच्छा, एक और खास बात दिखाई दे रही है आपके पोस्टर्स में कि आपने चेहरा नहीं दिखाया कि किसी भी स्टार का, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? बेसिकली स्ट्रेटेजी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि हैदर की ये पहली फिल्म है, मैं नहीं जानता वो मार्केट में उसकी क्या फिल्म चलती है क्या नहीं चलती, मगर मेरा बड़ा क्लियर थॉट था कि जो बेसिकली जो हमारे लवर्स हैं, फिल्म देखने वाले जो हॉल में जाते हैं, एटलीस्ट वो हैदर को जाके थिएटर में जाके देखें, और जब प्रोमो चालू हो तो एटलीस्ट उनमें क्यूरियोसिटी पैदा हो कि हैदर खान क्या है। और तो तब तक नहीं दिखाएंगे आप? हम प्रोमो चलाएंगे एक या कोई तारीख के बाद प्रेस से। कॉन्फ्रेंस या कोई नहीं, इवेंट? हमारी इवेंट होगी अभी नेक्स्ट वीक, ओके, जब पे फर्स्ट लुक लॉन्च होगा फिल्म का और गाने लॉन्च होंगे, तो उसमें हैदर मौजूद रहेंगे? हैदर मुझे रहेंगे, हैदर तो अभी आप तो यही साथ सवाल साइड से पूछिए, सेंटर में आपको ये मेरा लुक है, ठीक है? हाँ बोलिए, तो मतलब पूछे। अरे ये कहना चाहूंगा आप इस फिल्म में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस है? दिल तो दीवाना सब्जेक्ट क्या फिल्म का, किस तरह का रोल निभा रहे हैं इस फिल्म में आप? मैं एक रोमांटिक हीरो प्ले कर रहा हूँ, जैसे कि पोस्टर्स भी नजर आता है, और बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे राजा साहब जैसे डायरेक्टर मिले और दीपक शर्मा जैसे प्रोड्यूसर मिले, जिन्होंने पैसे की कमी नहीं रखी पिक्चर में रिलीज करने में या पिक्चर बनाने में। बड़ा मजा आया। हैदर एक्टिंग या फिल्म लाइन कोई अपनी नई चीज नहीं है, आपके भाई इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो ये बताइए फिल्म में जब आप कास्ट हो रहे थे तो उनसे कुछ बात की इस बारे में, या वो इस फिल्म के नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कुछ भी इस पिक्चर से उनका कोई लेना देना नहीं है। और हम दिल तो दीवाना पे फोकस करें तो बेटर है, क्योंकि अगर उनसे कुछ ऐसा होता लिंक तो मेरे हिसाब से आप लोग को पहले पता चलता। वो बात आपकी सही है, लेकिन जो हमारे पास एक इनविटेशन आता है उसमें भी उनका नाम मेंशन किया जाता है, तो ये अभी वो कॉल हमारा नहीं होता जी, वो एक्चुअली आप जानते हैं प्रमोशन के लिए तो हजार। वही रीजन है हम कि हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं हमारा कोई नहीं ऐसा नहीं इंटेंशन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी कंधे पे बंदूक नहीं चलाना चाहता। मैं बहुत ही खुश हूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, दिल तो दीवाना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों के दिल में जगह बनाएगी है। अच्छा, फिल्म का जो आपको लव ब्रेक्स ऑल बैरियर्स, आप एज एन इंडिविजुअल एज एन आर्टिस्ट प्यार में कितना यकीन रखते हैं, और आपके हिसाब से प्यार होता क्या बेसिकली? देखिए, मुझे तो दिल तो दीवाना में ही प्यार हुआ, उस कहानी से प्यार हुआ, उस किरदार से प्यार हुआ, और उसके बाद में पर्सनल लाइफ में तो अभी तक तो कुछ ऐसा हादसा हुआ नहीं मेरे साथ में। एक और बात है कि आप पोस्टर में आपकी मतलब चेहरा, इसका क्या स्ट्रेटेजी है? ये है कि जो लुक अभी आपको नजर आएगा मूवी में और जो पोस्टर में नजर आएगा, वो लुक मेरे लुक से काफी अलग होगा। क्योंकि यहाँ मैं जो फिल्म करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा मेरे हिसाब से। और ये कहना चाहूंगा कि फिल्म जो आपके अपोजिट कास्ट में साडा वो साउथ सेंसेशन है, नामी रामी नाम है उनका साउथ में, तो ये तो एक ऐसा इक्वेशन था एज एन इंडिविजुअल एज एन एक्टर? बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मंजे हुए एक्टर थे जब मैं ये फिल्म कर रहा था, उनका बहुत साथ मिला, और बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, और एंड विश कि मैं आगे जाके उनके साथ काम करूं।
मलेशिया में बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी काफी है, वहाँ शूट हुआ फिल्म जी। का, वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स, वहाँ का एनवायरनमेंट बताइए कि बहुत ही प्यारा साथ था उन लोगों का। बहुत ही ज्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया क्योंकि सदा साउथ की बहुत बड़ी स्टार है और वहाँ के लोग सदा से बड़े वाकिफ थे, लेकिन बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने हमें काम करने दिया हमारा। और जहाँ रहा सवा ऑटोग्राफ देने का और जहाँ भी उनको उनसे मिलना था सदा से, तो बड़ा अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज था और वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जिन मुद्दे पर ये फिल्म है, जैसे जी। कि किसी और कास्ट से शादी और ये सारी चीजें, तो ये आप कितना इस चीज को बिलीव करते हैं? देखिए, अगर प्यार होता है तो हम सब जानते हैं एज ए कॉमन मैन कि हम अपनी दिल की पहले सुनते हैं। मजहब तो हर मजहब एक ही चीज सिखाता है, सिर्फ नाम अलग अलग मजहब के दिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनका मजहब का मैसेज तो एक ही होता है, नॉन वायलेंस, मोहब्बत दो, गरीबों को इज्जत दो और बड़े को इज्जत दो। जो भी प्रिंसिपल्स जो हमें बचपन से सिखाए गए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन के हो, मजहब तो एक ही होता है और उसी मजहब का मतलब हम समझते प्यार होता है। और ये भी कहना चाहूंगा सर, आप तो हैं ही, सड़ा हैं, प्लस बहुत ही वेटरन एक्टर्स हैं, राज बब्बर हैं, अरे, जीनत मान हैं, बहुत आलोक नाथ हैं, उनके साथ इक्वेशन कैसा था और किस तरह से गाइड मैं इक्वेशन के बदले में कहूंगा कि बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि इतने बड़े एक्टर के साथ में काम करना, जिन्होंने इतनी फिल्में हिट दी हुई है और उनके साथ में कैमरा फेस करना इस सेल्फ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। अच्छा, और ये बताइए मुझे कि एज एन इंडिविजुअल आप क्या समझते हैं, इतने लोग माइग्रेट होते हैं, मान लीजिए जी। कोई यूएस जाता है, कोई यूके जाता है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अपना जी। नाम एस्टेब्लिश करना है जी। या देश की खातिर कुछ करना है, तो उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत होती है या नहीं? आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, वो हर एक इंडिविजुअल के थॉट के ऊपर, अगर आपने मुझे पूछा, ऑफकोर्स आपने मुझे पूछा ये सवाल, अगर जरूरी रहा कि मुझे अपने देश का नाम बड़ा करना है और वहां जाके मुझे मौका मिल रहा है करने के लिए, तो क्यों नहीं। और लास्टली ये पूछना चाहूंगा, जो म्यूजिक है आनंद राजानंद जो जी, का है, जी। आनंद राजानंद इतना बड़ा नाम है म्यूजिक, जी, बिल्कुल। किस तरह का म्यूजिक, पेपी नंबर्स है, रोमांटिक है, सब मिक्स है, पेपी नंबर्स है, पंकज उधास साहब का एक गाना है और मेरे हिसाब से लोगों को हर फ्लेवर नजर आएगा इसमें। अच्छा, इसमें फास्ट बीट सॉन्ग्स भी है और इसमें स्लो सॉन्ग्स है जो बहुत ही मेलोडियस है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि मेरे कानों में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि मेरी फिल्म है इसीलिए नहीं, लेकिन काफी लोगों का कहना है ये और मुझे पूरा भरोसा है गाना हिट होगा। और इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई स्क्रिप्ट देख रहे हैं आप? नहीं, अभी फिलहाल तो दिल तो दीवाना के अलावा मैं कुछ नहीं, इसके फोकस तो वही है। दीवाना है, क्या रीजन है इसके पीछे? एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे नहीं लगता है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, विदेशों में जो बसे हुए परिवार हैं, उन परिवारों में माँ बाप में और बच्चों में एक बड़ा आपसी मनमुटाव और बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वहाँ संस्कार हमेशा माँ बाप बच्चों से कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा अच्छा है, हिंदुस्तान में आज भी रीति रिवाज हैं, आज भी संस्कृति है और आज भी बड़ों बुजुर्गों का आदर करते हैं। तो बच्चे कहते भाई जब देश इतना ही अच्छा था तो काहे भाग के आ गए यहाँ? तो वो कहते नहीं, उस वक्त बहुत गरीबी थी, मजबूरी थी, पैसे नहीं थे, तो बोले अब गरीबी भी दूर हो गई, पैसे भी कमा लिया। तो ये जो फर्क है ना, ये बड़ा वैसा है जो लोग अलग अलग, और बिल्कुल आप ये मान के चले, मैं 3.5-4 महीने एक घर में रहा हूँ अमेरिका में, मुझे लगा वो तो दुश्मनों से भी बदतर है। तो उस पर एक ये फिल्म थी। दूसरी, वहां के जो सेकंड क्लास सिटीजन हो जाते हैं जो बच्चे, ना तो वो उस शहर के, उस मुल्क के नागरिक जैसे हो पाते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन होते, ना इस मुल्क के जहां वो पैदा हुए। तो उनके आपस की एक जो कड़वाहट है, जो कन्फ्लिक्ट है, उस पर है एक। और फिर एक लव स्टोरी है, जो लव स्टोरी अलग अलग रिलीजन में है। जैसे मुसलमान परिवार में लड़के को पिताजी कहते हैं देखो बेटा घूम घाम जहां भी लेना, लेकिन बेटी जब लाना, जब वो इस्लाम से ही आएगी, मुसलमान ही होगी। तो वो एक दिन ले आता, कहता अब्बू ये है रजिया। अब्बू भी बड़े खुश होते, बड़े रजिया बताओ क्या करते हैं आपके अब्बू? बोले हमारे अब्बू तो शामियाना लगाते हैं। पता चलता रे ये तो शिया है। झगड़ा होता है कि शिया सुन्नी एक हो ही नहीं सकते। इसी से सरदारों में एक निहंग है, इसी तरह हिंदुओं में। तो एक ये कन्फ्लिक्ट है जो हमारे इस देश में तो है ही, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाहर भी है और इसके बाहर इतना स्ट्रांग है कि उसको लेके विवाद होता है। सर ये कहना चाहूंगा कि मतलब डायरेक्टर तो आप हैं, लेकिन काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया एक्टर के तौर पे, तो आपको लगता है कि जब कोई एक्टर डायरेक्टर बनता है तो बेहतर तरीके से गाइड और मेंटोर कर सकता है अपने
पूरी टीम को, खासकर जब एक्टर्स की बात करें? देखिए, मेरा मकसद, मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत दिनों दूसरों के लिखे डायलॉग, दूसरों के बताए डायरेक्शन पे और दूसरों के बताए कपड़ों पे जी लिया है। मेरा मकसद ये था कि अगर कहीं कोई कल्मिनेट करूंगा तो एज ए डायरेक्टर करूंगा। मैंने इसके पहले एक प्रथा फिल्म बनाई, उसके बाद एक लखन बनाई, एक अमेरिका में फिल्म बनाई। आई वॉन्टेड टू रीच आउट एज एन आर्टिस्ट। हाँ, ये बात जो आपकी है इससे मैं सहमत हूँ कि जब एक एक्टर डायरेक्शन के लिए जाता है कैमरे के पीछे, तो उसका जो नजरिया ऐसा होता है, मेरे डायलॉग, मेरा रूम, मेरा मेकअप रूम, मेरे कपड़े, वो फिर भ्रत हो जाता है। वो पूरे के पूरे बड़े कैनवस में देखता है। उस कैनवस में फिर वो एक्टर को उस तरह से समझा भी देता है। तो मुझे लगता है आपका दूसरा पॉइंट मुझे बिल्कुल करेक्ट लगा कि मैं एज एन एक्टर जब डायरेक्टर बना तो मुझे बहुत सहूलियत हुई अपने आर्टिस्टों तक रीच आउट करने के लिए, उनको कैरेक्टर्स, उनको डिटेलिंग, उनको सब्जेक्ट का कंटेंट, इसके बारे में बताना। बाकी देखिए, परफॉर्मेंस लेवल और वो एक्टर का अपना होता है, वो किस लेवल पे कम्युनिकेट करता है, उस लेवल पे किसी न किसी डायरेक्टर को आना ही पड़ता है, क्योंकि एक्टर कैमरे के सामने है, सहज और इजी होना वो एक्टर को है कैमरे के सामने। तो डायरेक्टर को उतना कम्युनिकेट और अपना स्किल उतना बढ़ाना पड़ेगा। वो मैं करता हूँ और मैंने किया है। सर, हैदर की डेब्यूट फिल्म है। हैदर के अलावा और सड़क के अलावा फिल्म में वेटरन एक्टर हैं, राज बब्बर जी हैं, जीनत अमन जी हैं, आपको फिर आलोकनाथ हैं। तो इन लोगों को कन्विंस करना इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा चैलेंजिंग था, या इंस्टेंटली उन्होंने नोट कर दिया कि हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है? अरे नहीं सर, किसी को कोई मुश्किल नहीं था, पैसे दिए, उन्होंने रोल किया। इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि मैंने कोशिश ये की कि उनको कहा कि ये फिल्म विदेश में बन रही है तो थोड़ा हमारा बजट भी कम है, हमें थोड़ा सहयोग चाहिए, इसके लिए कन्विंस करना पड़ा। दूसरा, उनकी इमेजेस से हटके रोल थे। जीनत अमान का बिल्कुल हटके, जीनत जी मलेशियन वुमन कर रही हैं, वो जो पहले उनकी सेक्स सिंबल और बहुत वाइब्रेंट इमेज थी वो नहीं है, अब एक माँ की है जो सिंगल पेरेंट्स है। राजभाई का थोड़ा विलन का था लेकिन अब वो नहीं है। इसमें एक बहुत पैसे वाले, बहुत गुरूर वाले और बेटी से बहुत मोहब्बत करने वाले बाप बने हैं। सो देयर वाज सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जिसके लिए हमने कहा। बाकी देखिए, कलाकार ये लोग सीजन लोग हैं, इनको पैसा मिले, अच्छी स्क्रिप्ट मिले और आप इनको अच्छे से अप्रोच करें और अच्छे से रखें, तो इस इंडस्ट्री में इससे सरल और कोई चीज है ही नहीं। आप अगर उनको पैसे देने में दिक्कत करेंगे, खराब जगह पे रखेंगे, खराब रोल देंगे तो दिक्कत पैदा करेंगे। नन ऑफ देम, मेरे लिए सबने कोऑपरेट किया एंड ऑल ऑफ देम हैज बीन वेरी नाइस टू मी एंड आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनीबॉडी। और सर, फिल्म का जो सब्जेक्ट है, मतलब माइग्रेंट्स पे कि बाहर लोग जाते हैं, तो जो ख्वाब लोग संजोते हैं कि बाहर जाके कुछ बड़ा करेंगे, कुछ सक्सेसफुल बनेंगे, इंडिया में हर चीज है सर। मतलब अगर देखें किसी फील्ड में, अमिताभ बच्चन जी भी यहीं पे इतना नाम कमाए, सचिन तेंदुलकर, मोदी जी, तो फिर बाहर जाने का इतना मतलब क्रेज क्यों है लोगों को? आपकी इंडिविजुअल तौर पे क्या समझते हैं? देखिए, एक तो पहली बात है, यहाँ पे हिंदुस्तान में आप इतना करते हैं और उसका रिवॉर्ड इतना है। अब इसका लॉजिक मैं बताऊंगा। विदेशों में आप इतना करते हैं और उसका रिवॉर्ड इतना है। चूंकि हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से हम 125 करोड़ के ऊपर हम क्रॉस कर चुके हैं। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन का जो मामला है वो इतना बड़ा है कि हर टैलेंटेड आदमी को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, हम या तो आपकी मानसिकता ये हो कि साहब हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, इस देश छोड़ को नहीं जाएंगे, हम इस देश को प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपकी कंफर्ट अपनी है, अपने परिवार के लेवल की है कि यार हम देखो एक ही जिंदगी मिली है और हम कंफर्टेबल जीना चाहते हैं, तो वो फिर आप लोग विदेश चुनते हैं, क्योंकि वहाँ कंफर्ट के लेवल पे आदमी की जिंदगी बहुत कंफर्टेबल है। वहाँ पे पानी, वहाँ पे बिजली, जो आपकी जिंदगी की जो मूलभूत सुविधाएं जिनसे आपको जिंदगी जीनी है, वो आपकी सरकार की जिम्मेदारी। एक अगर मोहल्ले में लगवा देता है तो वो भाषणों में कहता है कि मैंने आपके मोहल्ले को रोशन कर दिया, वो तो तुम्हारी ड्यूटी है भाई, तुम सरकार में हो, इसके तुम पैसे ले रहे हो। सो दिक्कत ये है, इसीलिए लोग माइग्रेट होते हैं, इसलिए विदेशों में जाना चाहते हैं। एक वो कहावत ही है कि दूर के ढोल सुहावने, द ग्रास इज ग्रीन अदर साइड। तो एक ये भी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस देश को छोड़ के गए, उनको रिकॉग्निशन भी मिली, उनको कंफर्ट जोन भी मिला। ये अलग बात है कि वो देश से कट गए। तो आपको अपना मेंटल
इस फिल्म में है वो कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश को प्यार करते हैं तो इस देश के अच्छे बुरे में भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप इस देश को छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए, मेरे बच्चों की कंफर्टेबल होनी चाहिए, सो देन इजी वे आउट कि आप पढ़ लिख के बाहर जाइए, वहीं बस जाइए। एक और मैं बात आपने अच्छा, इस मुल्क को अब खड़ा होना पड़ेगा कि अपने टैलेंटेड लोगों को पहचाने, उनको कदर करें। ध्यानचंद जैसे हॉकी के प्लेयर को आज तक यहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिली है। जर्मन में ध्यानचंद के नाम की सड़कें हैं। इस तरह मैं एक नहीं 1000 नाम आपको गिना सकता हूँ। तो जब टैलेंटेड आदमी को यहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी तो आप अकेले मिल्खा सिंह जी को ही याद करोगे, बाकी यहाँ के रेसलर, बाकी यहाँ के रनर, बाकी यहाँ के शूटर सब जाके विदेश में चले जाएंगे। और इसी तरह डायरेक्टर भी होगा। तो मेरा मतलब है कि हमारे जो भी सरकार रहे केंद्र में या स्टेट में, they have got a responsibility to respect the talented person and give them the due. That's what. टैलेंट को ऋषि कपूर ने बड़े दूसरे तरीके से रिस्पेक्ट दिया है। उनको बहुत बड़ी आपत्तियां हैं कि महात्मा गांधी के नाम पे। तो आपका क्या टेक है ऋषि कपूर के बयान में? बिल्कुल सही कहा, कहीं कोई गलत नहीं कहा ऋषि कपूर जी ने। इस देश में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके नाम पर सड़कें होनी चाहिए, जिनके नाम पर स्टेडियम होने चाहिए, जिनके नाम पर पार्क होना चाहिए। एक परिवार के नाम पर जो भी गलत है, गांधी परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज राहुल गांधी या सोनिया गांधी, दे आर नेहरू फैमिली, दे हैव नथिंग टू डू विद गांधी। गांधी जी के बेचारे गांधी तुषार गांधी जी हैं जो उनके सही परिवार के सदस्य हैं। आज पूछ लीजिए तुषार गांधी जी से कितने तकलीफ में है। नेहरू जी कोई गलत ऋषि कपूर ने नहीं कहा। आई एम 100% विथ हिम। और जो आदमी भी इसका विरोध कर रहा है उसको सोचना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद के नाम से कुछ नहीं है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से कुछ नहीं है, गंगाधरराव तिलक के नाम से कुछ नहीं है, गोखले जी के नाम से कुछ नहीं है, सावरकर के नाम से कुछ नहीं है। क्यों? इन लोगों ने तब आजादी की लड़ाइयां लड़ी हैं जब यहाँ पर इस देश में आजादी की बात करना भी मुश्किल थी। क्या इन लोगों को इतिहास में नहीं जाना चाहिए? क्या बच्चों को नहीं पता होना चाहिए? एक राजीव गांधी के नाम पर 56 योजनाएं चला दें, संजय गांधी के नाम पर आप संजय पार्क चला दें, जिनका कोई मतलब रिलेटेड भी नहीं है। अगर कोई रिलेटेड होते तो भी किसी अब शहीद बर्ड सेंचुरी वाले जी के नाम पर आप रखते पार्क तो मैं मान सकता था। I fully support him and I don't think so he has said something which is not relevant. नहीं, वो लोगों का अलग अपनी सलमान को लेके वो प्रिजुडिस हैं और उन्होंने ये बात कही है। लेकिन सलमान इस वक्त इस देश का नेशनल आइकॉन है और मुझे नहीं लगता है कि उनको लेकर कहीं कोई गलत चॉइस थी। ही वुड हैव बीन देयर एंड ही कैन बी। उसके अलावा फिर उन्होंने 3 और नाम ले लिए हैं। ए आर रहमान को भी कर लिया, सचिन तेंदुलकर को भी कर लिया। लेकिन सलमान का होना मुझे नहीं लगता कोई आपत्तिजनक बात है। सर, ये आखिर में पूछना चाहूंगा कि काफी समय से आप इंडस्ट्री के पार्ट रहे हैं, तो अभी जो इंडस्ट्री का स्टेटस है प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए या अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखा जाए, कितना ब्राइट है और फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री का? डायरेक्टर के तौर पर अगर कोई काम करना चाहता है, एक्टर के तौर पर काम करना चाहता है या कोई और प्रोफेशन में करना चाहता है, तो किस तरह से अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह से उनको वेलकम किया जाता है? अनबिलीवेबल, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। हमारी जनरेशन तो शायद देख या ना पाए, लेकिन आप लोग देखेंगे 33% इस वक्त एंटरटेनमेंट की फील्ड में हम लोग एक्सपेंड कर पाए हैं। आने वाले सालों में सारे आपके विदेशों के स्टूडियो यहाँ आ चुके हैं। सब बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट हाउसेज यहीं पे फिल्में बनाएंगे। यहाँ जितना बड़ा स्कोप है, हाल ही की 2 फिल्मों ने, एक आपका जंगल बुक ने और एक कैप्टन, अमेरिकन कैप्टन, इन दोनों ही रिकॉर्ड कर दिया हिंदी की। अभी तक एक उस मराठी फिल्म को छोड़ के दूसरी कोई फिल्म हिट नहीं हुई। तो ऑल ओवर वर्ल्ड नाउ इट हैज नाउ रिकॉग्नाइज्ड कि यहाँ पर लेबर सस्ती है, यहाँ काम करना आसान है, यहाँ काम करने का एक बार माहौल भर बन जाए, जो धीमे धीमे बन रहा है। हमारे मुल्क में बस माहौल की कमी थी और अब धीमे धीमे करप्शन भी खत्म हो रहा है। तो आप यकीन जानिए हर लैंग्वेज के लिए यहाँ पे स्कोप है। और खासकर एंटरटेनमेंट में जो गांव देहात तक अभी सिनेमा नहीं पहुंचा है, जो आज भी बेचारे डुप्लीकेट पायरेटेड कॉपी से पिक्चर देखते हैं, जिस दिन वहां पे उनको थिएटर की फैसिलिटी मिल गई और उनको सही दाम पर पिक्चर देखने को मिल गई,
cinema is going to like anything, and absolutely it will remain a very good business to invest. Thanks. Thank you.